अब जाके रिकॉर्डिंग शुरू हुई है। चलो। अच्छा जी, ये सीईए वाला डॉक्यूमेंट आपने देखा था आप लोगों ने? कोई फीडबैक, कोई माइक ऑन करके कुछ बता दे। नो सर, अभी नहीं देखा। चले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं अभी? ये देखें जी, हो गया काम। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि ना, सर ग्रुप्स स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है आपकी। मैंने की थी, फिर दोबारा ऑफ हो हो गई। रही है सर। मैं हो रही है स्टॉप सर। मैं स्टॉप करके दोबारा करता हूँ। ठीक है, नजर आ गया? जी सर, अब हो गई। अच्छा, तो ये जो है ना, ये वर्ड फाइल में भी मैंने दिया हुआ है। ये पीडीएफ मैंने खोली हुई है, पर वर्ड फाइल भी है। वो इसलिए है कि ना, जो ये रेड में ज्यादातर हिस्से हैं ना, इनको आपने एडिट करना है। जैसे यहाँ पे, अच्छा, ग्रुप्स की फॉर्म में नहीं है, इंडिविजुअली होगी हर एक की। ठीक है, हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली जो है ना इसको करना है। तो और है ये इंटरेस्टिंग, मतलब कि ये बनी हुई है कि जब आप इधर से ग्रेजुएट कर जाते हैं ना, तो जिस तरह का टास्क कोई किसी कंपनी में या वैसे जो है, हालांकि कंपनीज में इतना भी कोई वेल डॉक्यूमेंटेड टास्क नहीं देंगे। वो बस कहेंगे कि भाई ये मसला करके दो। वो आपको या कह देंगे कि वो फलानी जगह के ऊपर मसला है, वो फलाने बंदे को पता है, उसके पास जाओ, जाके पहले समझो मसला क्या है और फिर आगे करो। इधर आके मसला समझाने के लिए ये पूरा वो डॉक्यूमेंट बना दिया। और खैर, मैं भी समझा रहा हूँ आपको। तो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी पहले भी आप लोगों की हुई होंगी। पहले क्या क्या किया हुआ है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी में? लास्ट टाइम लास्ट सेमेस्टर में परफॉर्म इरफान की साहब ने थी। दी थी कि एक जनरेटर है, एक हमारे पास मतलब वाटर की तरफ से कनेक्शन आ रहा है और एक सोलर की तरफ से आ रहा है। हम्म। और जैसे ही किसी में कोई इशू होता है तो वो कंडीशंस दी थी, अगर ये बंद हो जाए और ये बंद हो जाए, तो फिर वो उस हिसाब से हमारे पास बजर और अलार्म बजता था। और हमने इंडिकेशन की वहाँ रेड कलर की लाइट लगाई हुई थी, वो चल पड़ती थी, पता चल जाता था ये बंद हो गया। ये लॉजिक गेट्स यूज करके हमने बनाया था सारा कुछ। किस चीज पे बनाया था? बीएमडी सर। सिमुलेशन किसी सॉफ्टवेयर पे की थी? प्रोटियस। सर दोनों थे, हार्ड हार्ड फॉर्म में भी था, सॉफ्टवेयर में। ये ऑनलाइन पिछले सेमेस्टर में चल रहा था, उसके दौरान हार्ड फॉर्म में बनाया? जी सर, जी ये सर। सबमिट हमने आर्ट फॉर्म में आपको करवाया था ग्रुप वाइज। हम्म। ये वाली चीज भी फिर हार्ड फॉर्म में अगर आप जमा करा दें, क्योंकि या एटलीस्ट बना लें हार्ड फॉर्म के अंदर जमा कराने का, देखा जाएगा इसमें इतना कोई एक्सपेंसिव आइटम्स, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। ये फिर सर वो ये इधर वाइज डालें। कुछ स्टूडेंट गांव एरिया में रहते हैं, वहाँ तो मिलती ही नहीं है सर, वो फिर इसलिए। नहीं तो पिछले साल, पिछले सीईए में कैसे कर लिया? सर वो फैसलाबाद आ गए थे हम खुद। अभी तो लॉकडाउन है इसलिए सर। नहीं, अभी भी आना है ना, आपने स्केड्यूल नहीं देखा? उसके अंदर है ये इस महीने के एंड से जो है, अगले महीने के पहले 18 दिन आना है, या सर उनमें जब से आएंगे कुछ लैब्स के लिए आना है। फिर बना लेंगे सर जब फैसलाबाद आएंगे। हाँ तो ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखें। तो होगा कि ये वैसे, चलें वो देख लेंगे। अभी जो मैंने जो टारगेट्स वैसे देखा है, दिए है ना, वो मैंने दिया है इसके अंदर सॉफ्टवेयर बेस्ड का, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। इस तरह की एग्जैक्ट सर्किट या चीजें जो हैं वो कहीं पे अवेलेबल नहीं होती। खैर, तो मेन इसमें टाइटल क्या है? करंट मैचिंग सर्किट फॉर रिमोट टेम्परेचर सेंसिंग। ठीक है, रिमोटली जो है ना टेम्परेचर को सेंस करने की एक एप्लीकेशन है, उसके लिए आपको जो है ना ये चाहिए। तो इसमें यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है, स्टूडेंट ने रोल नंबर लिख देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। ठीक है, हसान साहब को जमा करानी है। डेडलाइन इसकी है 14 जून। 3 हफ्ते इसके लिए दिए गए हैं। और ये जरा ना इसमें खपने वाला ये काम है। ये जो पेजेस है ना, चार या पांच जो पेजेस पहले हैं, ये आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर जो है ना शामिल करने हैं, इधर करेक्ट करके चीजें। प्रियम्बल जो है, ये आपको पता है कि
पीईसी ने जो गाइडलाइंस वगैरह दी होती है ना, उन्होंने कहा कि जी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी वो है जिसके अंदर ना ये 6 आइटम्स में से जो है ना चंद जो है ना वो शामिल हों। तो जो ये अभी आपको एक्टिविटी दी है ना, इसके अंदर एक रेंज ऑफ रिसोर्सेज हैं, जिसका मतलब है कि डाइवर्स किस्म के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी उनका है, इक्विपमेंट का भी है, मटेरियल्स का भी है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजीज का भी जो है ना काफी इसमें है रोल। उसके अलावा क्या है कि जी रेजोल्यूशन ऑफ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन वर्ल्ड। इसमें है कि एक रिक्वायरमेंट आपको कहती है कि भाई इस तरह के सोल्यूशन पे जाएं, दूसरी कहती है कि नहीं वो वाला नुकसानदेह, आप दूसरे पे जाएं। तो एक चीज को हल करते हैं तो दूसरी चीज खराब हो जाती है, दूसरे को हल करते हैं पहली खराब हो जाती है, बीच में कॉम्प्रोमाइज आपने ढूंढना है। ठीक है, फेमिलियरिटी जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं, लेकिन कुछ चीजें जो इसके अंदर है ना वो आपने जो पढ़ी हैं उससे आगे के लेवल की भी हैं, जिसके लिए आपको जो है बुक्स के अंदर या नेट पे या बाकी जगहों पे कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड जो है ना पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो ये बैकग्राउंड जो है ये एक दफा पहले भी मैंने शायद बताया था, उसी तरह का तकरीबन रखा है। वो क्या है कि जी आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आप एक वर्क ग्रुप का हिस्सा हैं जिनको कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप करे जो कि ना प्रिसाइज सेंसिंग करे एनवायरमेंटल कंडीशंस की, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह को जो है ना एक रिमोट और रगेड लोकेशन के ऊपर, दूर दराज सहरा के अंदर के है। ऑफ कोर्स आपने खुद नहीं जाना, आपने बस सर्किट डिजाइन करना है, वो आपके जो है टेक्नीशियन वगैरह होंगे वो जाके उधर लगाएंगे, आप एक आध जाके जो है विजिट कर लेंगे कि जी चीज सही लगी है कि नहीं, सर्वे करके ना कुछ उनका। तो अब आपने क्या करना है कि जी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है ना उसको उन्होंने पावर करना है एक छोटे सोलर पैनल से, और उसमें बैटरी भी है। ठीक है, और बैटरी सोलर पैनल जो है वो दिन के काफी हिस्से तक जो है ना वो करता रहेगा, और जो रात के टाइम पे है तो वो बैटरी जो है ना वो उसको चलाती रहेगी। ये कोई बहुत बड़ा कोई पैनल या बैटरी नहीं है, क्योंकि आपने ना बहुत ही लो पावर एप्लीकेशन के हिसाब से किया हुआ है। एक इधर वैसे मसला आ गया, चले तो कंटिन्यूस ऑपरेशन उसका चाहिए, और वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर करके जो है ना ये होना चाहिए। इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जो सर्किट बनाए ना वो लो पावर कंजम्पशन का हो, टू अलाउ अनइंटरप्टेड ऑपरेशन। ठीक है, तो अब लो पावर की एक और वजह भी है, वो ये भी है कि जैसे सोलर पैनल वगैरह जो है ना वो लगे होते हैं तो डस्ट, सहरा की मिट्टी वगैरह वो एक्यूमुलेट ऊपर होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। वो होने से भी जो है ना सूरज की रोशनी नहीं पैनल तक पहुंच पाती, और हीटिंग भी उसकी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी आउटपुट पावर कम हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेक्टेड है कि अगर साल तक नहीं किसी बंदे ने पहुंचना तो वो एंड तक, बारिशें तो सहराई हैं, ऐसे रिमोट एरियाज में मुश्किल से होंगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सोलर पैनल भी बहुत कम पावर जनरेट करेगा, फिर आगे जो बैटरी है वो और भी उससे कम जो है, स्टोरेज भी उसमें कम होगी। तो मतलब कि पावर जो है ना कितनी यूज करनी है आपने वो मिनिमम होनी चाहिए, ताकि ये मसला ना आपके पास जो है ना जनरेट हो। दूसरी चीज ये है कि यहाँ से आपके पास जो है ना एक रिक्वायरमेंट आ गई है, आपका जो डिजाइन है ना वो डिजाइन किस एस्पेक्ट को देख के करना है। समझ आ गई आपको ये? यस सर। ठीक है ना, तो ये डिजाइन के अंदर अब आपको समझ आ गया ना। अब कोई ऐसे नहीं होगा कि कोई लिख के सीधा दे के जी यही करना है। एक्चुअली होगा कि आपको कहा जाएगा कि जी फलान जगह के ऊपर लगाना है, आप खुद सोचेंगे यार अगर मैं इधर लगाऊं तो मेरे ये मसले हो सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं बनाऊंगा तो मैं लोएस्ट पावर वाली चीज बनाऊं। ये आपका मतलब खुद ही एप्टीट्यूड, जब डिजाइन की चीजें आप ये करना शुरू करेंगे ना तो खुद ही आपके ज़हन में आएगा। फाइनली प्रोजेक्ट में भी इसी तरह के अक्सर जो है वो टारगेट्स होते हैं, तो वो खुद ही आपने बनाने होते हैं कि जी मैं ये इस चीज को कर रहा हूं तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन करनी है, तो एप्लीकेशन से ड्राइव कैसे करनी होती है, कंस्ट्रेंट्स। तो ये एक कंस्ट्रेंट है कि जी पावर होनी चाहिए। ऊपर से क्या हुआ, जो शॉर्ट लिस्टेड अप्रोच है ना, जो आपके वर्क ग्रुप के अंदर जो है, जो 2-4 इंजीनियर्स का एक तरह का समझें कि जी ग्रुप बना हुआ था, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हम क्या करते हैं, हम ना 2 एक जैसे आरटीडी यूज कर लेते हैं। ठीक है, आरटीडी क्या होता है? ये मैंने कभी पहले बताया हुआ है आपको?
नो सर। नो सर। हम्म। ठीक है, ये आरटीडी सेंसर्स हैं, ये इंडस्ट्रियल लेवल के हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह के बने हुए हैं, लेकिन आपके जो ग्रुप है ना उसने एक डिफरेंट किस्म का सर्किट यूज किया है, तो ये वाला सर्किट जो है ना ये वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। ये इसके ना मल्टीपल किस्म के सॉल्यूशन होते हैं, कैसे कनेक्ट करेंगे। ये मैंने प्रोजेक्ट्स कुछ करवाए हुए हैं, इस तरह के बनाए भी हुए हैं, वो इंडस्ट्री में लगे भी हुए हैं। तो आरटीडी करता क्या है, ये मैं इधर से चलो इंट्रोडक्शन वाला भी खोल देता हूँ। ये एक आरटीडी जो है ना, रजिस्टर टेम्परेचर डिटेक्शन, वो एक है। ये यहाँ पे इतना मुझे था कि जरा इलस्ट्रेटिव किस्म का आ जाए। वो होता है कि ना एक प्लाटिनम की जो वायर होती है ना, वो समझें कि एक ही वायर है प्लाटिनम की, उसको ऐसे ऐसे घुमा घुमा के उन्होंने उसकी लेंथ जो है ना बहुत बारीक सी होती है, उसकी लेंथ बहुत बढ़ा देते हैं। वो लेंथ बहुत बढ़ाने से क्या होता है कि जी उसका जो है ना यहाँ पर से टोटल जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। कोई प्रॉब्लम किसी ने, अच्छा नहीं मैसेज नहीं लिखा। तो जो उसकी रेजिस्टेंस है ना वो आपके पास आ जाती है R इज इक्वल टू रो L ओवर A। एरिया भी इसका कम होता है तो रो लेंथ। तो इस हिसाब से क्या करते हैं कि ना ये इन्होंने इस तरह से डिजाइन किया होता है कि लेट से उसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है ना, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसकी रेजिस्टेंस आएगी 100 ओम। कुछ और इस तरह के हैं आरटीडी, एक होता है जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओम है, एक होता है जिसकी रेजिस्टेंस 1000 ओम होती है। प्लैटिनम के ना ये दो तरह के ये बनते होते हैं। और हर डिग्री जैसे ही आप 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगी 100.53 ओम या 1005.3 ओम। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना इसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो बढ़ती जाएगी। तो ये आपके पास जो है ना एक इस तरह का हो गया जो आरटीडी है। ये आपके पास जो है नॉर्मल एक होता है, एक दूसरा भी होता है एनटीसी सेंसर्स होते हैं, वो भी बेसिकली इसी तरीके से ही काम करते होते हैं। एनटीसी एनटीसी के केस में क्या होता है कि ना वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना उनकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है। जो ये पेटी, ये सबसे अच्छी बात ये आ गई ग्राफ। ये नजर आ रहा है ग्राफ आपको? यस सर। जी सर। अच्छा, जो एक आरटीडी के अंदर जो है ना, यस सर। ठीक है, जो आमतौर पे क्या होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ना, इधर से टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस इसकी ना लीनियरली तकरीबन बढ़ती है। ये लॉग स्केल है। जो थर्मिस्टर है ना, एनटीसी जो है एक सेंसर, वो क्या करता है, उसका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है। पर आगे मसला क्या होता है कि जी ये लीनियर होता है आरटीडी जो है, और जो ये एनटीसी है ना ये नॉन लीनियर होता है। इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स कोई फंक्शन वगैरह यूज करके ना वो निकालते होते हैं कि इसकी क्या एक्चुअल टेम्परेचर होगा। तो बाज केसेस के अंदर ये बेहतर है, ये बेहतर है अगर आपने ना बिल्कुल रूम टेम्परेचर के आसपास के टेम्परेचर मेजर करने हैं। अगर आपने जाना है किसी क्रायोजेनिक किस्म के ऊपर -150 पे चेक करना है तो आरटीडी बहुत प्रिसाइज है। आपने जो है 500-600 डिग्री पे करना है तो ये आरटीडी प्रिसाइज है, ये थर्मिस्टर नहीं उधर काम करते होते। तो ये हर एक का एक ना कंपैरिजन, ये वैसे ही कर्व सिलेक्शन कैलकुलेशन, ये वैसे किसी का इंटरेस्ट हो तो यही मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, इधर अच्छी मालूमात है। किधर था ये, अपने तौर पे वैसे ही देख लीजिएगा अगर किसी का इंटरेस्ट हो। सर इनकी प्राइस का डिफरेंस भी होगा? प्राइस का डिफरेंस भी होता है, वो प्लाटिनम से बना होता है। PT100 थोड़ा सा महंगा होता है।
ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, वेबसाइट्स हैं ये। अच्छा, ये मैंने बॉयज वाले ग्रुप में किया, मैं वहां से आगे कर दूंगा। एक मसलन जो है आप इधर कर सकते हैं, कौन से है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दराज, एक 100, ये मेरे पास बल्कि लैब ऑफिस में पड़े भी हुए हैं। ऑफिस में क्या, ये मैंने बना के जो है वो एक कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री वहां पे लगे भी हुए हैं। ये एग्जैक्ट ये वाला नहीं है, वो मैंने एनटीसी वाले यूज किए हैं। ठीक है, तो ये 600 रुपये का है, और एनटीसी जब आप प्रैक्टिकल लगाना शुरू करेंगे तो और भी बड़ी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। ये हर चीज इधर आइडियल है, आपने सिस्टम में हर चीज का ढूंढना होता है। तो ये है, ये इसके साथ वैसे बने बनाए ये जो सिस्टम्स हैं पूरे एनटीसी के सेंसर के साथ, ये पूरा सिस्टम आपको इतने का मिल रहा है। ठीक है, मेरे पास ये वाला है, एक इसका सेंसर लगाया हुआ है, सारी ये इधर प्रिसाइज कि ये किस रेंज तक काम करता होता है। पर खैर, आपका जो है ना, जो जो कंपनी, उसका क्योंकि स्पेसिफिक किस्म का ये ज्यादा पावर लेते हैं आरटीडी में, तो उन्होंने आरटीडी जो है ना वो एक तरह का चूज किया हुआ है। तो ये कंपोनेंट्स आपको अगर आप कहते हैं ना कि जी नहीं भी मिलते, तो ये देखें यहाँ से भी उठा के आपने जो भी कुछ परचेज करने हो तो ये हर चीज इधर आपको मिल जाएगी। ठीक है, घर बैठे भी आप प्रोजेक्ट और इस तरह की चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैं इनकी इश्तहार नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये किसी और भी जो है वो जगह से आप उठा सकते हैं, ये इन्हीं का नहीं करना। मैंने इधर से एक दो दफा मतलब मंगवाए हुए हैं। तो ये अपना प्राइस और ये चीजें सारी जो है ना, ये इधर से उठा के उससे रिलेटेड कर सकते हैं। अच्छा, और एक मैंने जो चीज बतानी थी, एनटीसी टेम्परेचर सेंसर 10K, मुझे डाटा शीट को चाहिए। ये भी चलें, थर्मिस्टर है, ये भी काम कर रहा था। इनकी डाटा शीट्स इधर नहीं है, आपको फिर अब ये मॉडल नंबर ये लिख के ये आपको जो है अलहदा से सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मतलब कि एक तरह का प्रॉपर उस तरह का काम है। ये अमेजोन के ऊपर 10 पीसीज, यहाँ पे शायद अमेजोन वालों ने डाटा शीट दी हो, इन्होंने भी नहीं दी। उसकी वजह ये कि ये इतना सस्ता है कि इसके ऊपर डाटा शीट भी बनाना गवारा नहीं की उन्होंने। इसकी डाटा शीट लिख देते हैं, आ गई डाटा शीट, आ गई। ठीक है, तो जिस कंपनी ने बनाया हर इन्होंने सारा लिखा हुआ है कि ये स्मॉल साइज है, इस तरीके से बना है, ये वाली चीजें हैं। एप्लीकेशन एसी के अंदर यूज करते हैं, हीटिंग फैसिलिटेटेड इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर बनाने के लिए, फ्लूइड लेवल सेंसर्स, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक टेबल कैलेंडर्स में, पता नहीं ये क्या चीज है। तो टेस्टिंग उन्होंने किस किस तरीके से की हुई है, किस तरह से इनके लेबलिंग कैसे काउंट करती है, कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं, टॉलरेंसेस इसकी क्या हैं। ठीक है, फिर आगे कितने टेम्परेचर पे क्या इसकी रेजिस्टेंस आएगी। 0 के ऊपर जो है ये 10K का अगर मॉडल लेते हैं तो 0 के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस है 98.96 किलो ओहम। ठीक है, कुछ समझ आ रही है आपको कि क्या कर रहा हूं इधर मैं बता जी रहा हूं कि सर। कैसे सर्च करके आपने जो है ना डाटा शीट्स और उन चीजों तक पहुंचना है। ये आवाज नहीं आ रही, ये कट रही है, किसी की ना कोई बोल रहा है मेरे ख्याल में। ये कोई बात कोई करना चाह रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है? नो सर, वो वैसे बच्चे को माइक ऑफ कर लिया। चलो ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे है कि जी उसके कितने डिग्रीज के ऊपर जो है ना कितनी रेजिस्टेंस आती है। तो ये इस तरह के ना डिफरेंट किस्म के ये होते हैं। पर खैर, आपको इस काम के अंदर ना, क्योंकि यहाँ पे अगर इस चीज को भी ओपन छोड़ा जाए ना तो वो बहुत ही डाइवर्स हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत ना इन चीजों को फिक्स किया गया है इसमें। तो आपने जो है
ये वाले तो यूज करने भी नहीं है, जिनके ऊपर इतना टाइम मैंने लगा दिया। आप लोगों ने यूज करने हैं PT 100 वाले, ठीक है। तो ये वाले या फिर है कि ये इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर ये वाले मेरे पास पड़े हुए हैं, जो कि यूज भी नहीं किए गए। खैर, तो ये एक पैक है, ये 10 पीसीस का 2141 का। इन्होंने लिखा है कि ये जी 20 डिग्री सेल्सियस से 250, ये एक्चुअली -20 होगा, क्योंकि इस तरीके से नहीं। तो ये मल्टीपल इस तरह के अवेलेबल हैं। कोई एक आध RTD जो है ना आपके पास PT 100 होता है। मेरे ख्याल में जो मैंने जो उस प्रॉब्लम के लिए किया है ना, वो PT 1000 यूज किया है। इसकी डेटा शीट आप देखेंगे ना कोई भी इधर से उठा के, तो वो जो है ना थोड़ा सा जरा डिफरेंट उससे बिहेवियर होता है। खैर, तो आपको पास ना इस तरह के 2 सेंसर्स उठा लिए, तो और उनको क्या किया है आपने, इन करंट सोर्सेज से ना जो है बायस करना है। ये एक सेंसर की तारें लगी हैं 2, ये दूसरे सेंसर की 2 तारें लगी हैं, ठीक है। जो इधर नहीं इन्होंने तारें ये बताया हुआ कि जी ये 2 कनेक्शन, आमतौर पे 3 भी किए होते हैं, पर ये 2 तारें इधर हैं इसकी। तो एक को जो है आपने अब खुद क्योंकि बना रहे हैं, कोई ऐसे तो नहीं है कि बना के कोई दे रहा है। आप इंजीनियर हैं, वो अगले कहते हैं कि भाई आप करके दो, आपको इतने पैसे आपको तनख्वाह दी जा रही है, तो आपको इसके अंदर आगे तो कोई सवाल ही नहीं करना चाहिए, आप एक्सपर्ट होने चाहिए अपनी फील्ड के। तो एक तार इधर लगाई, एक तार इधर लगाई, ठीक है, एक सेंसर की दूसरे की भी इधर लगा दी। तो यहाँ पे 2 जनाब RTD सेंसर्स तो लग गए, और दोनों जो है ना वो आपके पास जो है तकरीबन जो है वो एक जैसे एक ही कंपनी के बने हुए हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि एक ही कंपनी के भी होते हैं ना, तो उनके लिए भी इन्होंने लिखा होता है कि जी टॉलरेंस कितनी है। टॉलरेंस का मतलब है एक ही कंपनी के होने वाले सेंसर्स के अंदर भी जो है ना फर्क हो सकता है। एक की वैल्यू दूसरे से 1% का फर्क है, 2 का, 30% का, 5% का, 10% का। तो डिपेंड करता है कि कौन सा आप ले रहे हैं। तो ये जो PT 1000 है, इनकी भी कहीं ना कहीं एक्यूरेसी या कोई चीज लिखी होगी। अगर यहाँ पे नहीं लिखी तो आपको जो है वो नेट पे वैसे सर्च करेंगे, तमाम इनका स्टैंडर्ड ही एक तरह का ना प्रोसेस होता है, तो वहां पर से आपको मिल जाएगा कि जी कितनी प्रिसीजन या एक्यूरेसी होती है। तो 2 लेते हैं तो हो सकता है कि एक ही बेशक कंपनी के लिए एक ही जगह से खरीदें, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क हो उनमें, जैसे ट्रांजिस्टर्स में फर्क होता है। हो गया ये सब कुछ। तो उसके बाद क्या है कि जी आपने अब RTD सेंसर्स यहाँ पे लिखा है कि उसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज करती है। और अगर आप इन दोनों के अंदर से एक जितना ही करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, आई रेफरेंस करंट जो फ्लो कर रहा है ना इधर से, आप कहते हैं कि वही आई रेफरेंस इधर से फ्लो करे और वही आई रेफरेंस इधर से फ्लो करे, तो इन नोड्स के ऊपर जो वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी? अगर कोई बता सकता है ठीक है, नहीं बता सकता तो ये कोई आइडिया है? सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं सर, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं। सर्किट आपने बनाना है कि जो ये आई रेफरेंस करंट फ्लो कर रहा है वही आई रेफरेंस इसमें से फ्लो करे, वही आई रेफरेंस इधर से भी फ्लो करे, ऐसे ही है ना? तो ये वोल्टेज क्या होगी? So 5 minus RTD to multiply by I reference. माई 5 माइनस आई रेफ और RTD, जिसकी ये वैल्यू आएगी, RTD जो है ना ओहम्स में कोई वैल्यू होगी इसकी, RTD 1। इसी तरीके से दूसरे का भी आ गया। तो आपके पास क्या होगा कि ये जितनी वोल्टेज आएगी ना वो प्रोपोर्शनल होगी कि कितना इसका टेम्परेचर है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ना ये टेम्परेचर से चेंज होती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस से ये टेम्परेचर से रेजिस्टेंस चेंज होती है। अगर करंट कांस्टेंट है, ये वोल्टेज भी कांस्टेंट है,
तो आप जो ये वोल्टेज है ये इस टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगी, उसको आप आगे सेंस कर लेंगे, आगे एक जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा देंगे, वो आगे सेंस करेगा, प्रोग्रामिंग माइक्रो कंट्रोलर में की होगी, वो आगे उसको देख के जो है ना फार्मूला का इन्वर्स लगाएंगे, वो एवेल्यूएट कर लेगा। वो इस सीईए में हिस्सा नहीं है। सीईए में हिस्सा ये है कि आपने इंश्योर करना है, सर्किट बनाए कि इन दोनों के यहाँ से जो करंट गुजर रहा है वो आई रेफरेंस के बराबर हो। ठीक है, ठीक है। ये माइक ऑफ कर दें अपना। यस सर। किसका माइक है ये? 5686 और 5608 माइक ऑफ कर दें। ये पीछे पंखा चल रहा है या कोई शोर आ रहा है? 5686 सर इधर से ऑफ कर दे, मैं हो जाएगा। सर आप इसको म्यूट कर लें। ठीक है। सही। अच्छा जी, तो ये सारा कुछ हो गया। तो आपने के पास ना इस तरह का सर्किट है। अब आपको ये समझ आ गई ना कि ये सारी चीजें आप खरीद भी लेते हैं तो आपका एक्चुअल जो बिहेवियर है वो सारा खाली इस चीज पर डिपेंड करता है कि यहाँ से जो करंट फ्लो करता है वो इसके बराबर ही रहे। अगर यहाँ से फ्लो करने वाला करंट इसके बराबर नहीं रहता तो वो बस वहीं पे आपका जो है वो सेंसर उधर लगे हुए हैं सहरा के अंदर, तो वो गलत रीडिंग्स दिए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो आगे मतलब कि वो माइक्रो कंट्रोलर लगा है, उसके साथ जीएसएम मॉड्यूल लगा है, वो जो है ना हर मिनट के बाद डाटा भेजी जा रहा है और आपके हेड ऑफिस में आई जा रहा है कि जी हमारा लेट से एक ब्रॉडकास्टिंग जो है कोई टावर है, टेलीकॉम कॉम का या कोई इस तरह का कोई टावर है, तो वहां पे जनाब उसके आसपास ना इस तरीके से टेम्परेचर है, तो वो वैसे मॉनिटर कर रहे हैं कि जी किस तरह से सिचुएशन है, ह्यूमिडिटी लेवल क्या है, इस तरह का। तो वो उनके पास डाटा उधर से आता जा रहा है। पर आप ये पूरा जो है एक प्रोजेक्ट है, इसमें और भी लोग हैं, लेकिन आपके वर्क ग्रुप ने काम ये करना था कि जी उन्होंने ये बनाना है ये वाला हिस्सा। उसमें भी ज्यादातर ये काम करके आपको दे दिया जो है टीम के एक और मेंबर ने जो थोड़ा बहुत काम कर रहा था इन चीजों पे। उसने कहा यार इस तरह की स्ट्रेटेजी यूज करनी है, सारों ने कहा जी ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं, इसी से जो है ना हाल निकल आएगा। तो फिर आगे क्या है कि इस तरीके से जो टेम्परेचर जो वोल्टेज आएगी ना वो टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब यहाँ पे दो इस्तेमाल किए गए हैं एक की बजाय। कोई आइडिया है कि दो किस लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं? डिजाइन के हिसाब से क्या फायदा है कि एक की बजाय दो चीजें यूज कर रहे हो? अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा है। हाँ, लेकिन इसका नुकसान भी एक है, पावर यूज करें। पावर आपने डबल यूज कर रहे हैं। तो अब आपने एक चीज को कॉम्प्रोमाइज करके कि जी नहीं हमारे लिए जो है ना ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि वो रिमोटली ऑपरेट करे, तो आपने रिमोटली ऑपरेट करवाने के हिसाब से फिर आपने क्या किया कि जी यहाँ पे डबल कर दिया। तो अब आपने क्योंकि डबल इधर कर दिया पावर के हिसाब से, तो लेकिन अब आपको जो है ना फिर बाकी चीजों के अंदर ये तो रिसर्च ग्रुप ने फाइनलाइज कर दिया था। अब जो ये वाला करना है ना इसमें अब आपने फिर और केयरफुली जो है इस चीज को करना है ताकि पावर जो है ना वो कम आपके पास यूटिलाइज हो। अच्छा जी, ये सारा हो गया। तो ये आपके पास हैं ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव आपका वर्क ग्रुप के अंदर जो अब आपने काम करना है, ये सारा बैकग्राउंड था, ठीक है, कि किस कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किसको काम प्रोवाइड करना है। आमतौर पे इसमें टाइमिंग का भी चले ऊपर आ गया, टाइमिंग के जी फलां डेट तक चाहिए उन्होंने आगे लेट से प्रोड्यूस करना था। तो अब आपका टास्क क्या है कि आपने ना सिस्टम बनाना है कि इन दोनों को आई रेफरेंस के बराबर जो है बायस किया जा सके। जो आपका डिजाइन है उसके अंदर मैचिंग करंट्स हों और लो पावर कंजम्पशन को ध्यान में रखना है। ठीक है, आपके सर्किट के अंदर जो भी आपने कंपोनेंट्स चाहिए ना आप चूज कर सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए, कोई इंटीग्रेटेड सर्किट चाहिए, जो भी कंपोनेंट आप बीच में यूज करेंगे, ऑफ कोर्स सर्किट अंडर डिजाइन के हिसाब से बात हो रही है, आरटीडी को चूज करने के लिए नहीं कोई आपको
तो सर्किट के अंदर जो यूज करने के लिए चीजें चाहिए होंगी ना, उन सारों की आपने डेटा शीट्स जो है ना वो नेट से ढूंढ के डेटा शीट्स और उनकी जो प्राइस है वो भी रिपोर्ट में लिखना है कि जी मैं ये कंपोनेंट यूज करूंगा, ये उसकी डेटा शीट है, ये उसकी प्राइस है। तो नेट पे आप जाएंगे, 1000 डिफरेंट किस्म के जो है वो ट्रांजिस्टर्स अवेलेबल होंगे। तो अगर मुझे मिलता है ना कि जिस एक ही जैसे सारों ने यूज किए हुए हैं, तो ये इसका मतलब है फिर ये कॉपी केस है, तो वो सारों की जाके 0 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर बल्कि आप पता करें किसी ने कोई यूज किया है ना, तो लाजमी आपने कोई और यूज करना है। ठीक है, कोई एक आध आप अपने तौर पे डेटाबेस बना लें, वहां पे लिखी जाए कि भाई फलाना बंदे ने ये वाला ट्रांजिस्टर यूज किया, फलाने ने ये वाला यूज किया। तो लेकिन उन सारों की डेटा शीट्स वगैरह जो है ना वो आपने ढूंढ के, और उसकी प्राइस जो है रुपए में हो, डॉलर में हो, जो भी हो, वो भी आपने डालनी है कि जरा आपको पता हो कि भाई ऐसे ही नहीं चीजें डिजाइन में हम डाली जाते हैं। हमने ये भी देखना होता है कि वो मिलती हैं, उनकी कोई डेटा शीट है, प्रॉपर्टीज क्या है और कितने की मिलती हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप जो है वो प्राइस एस्टिमेशन या प्राइस को नहीं ना बीच में फैक्टर इन करते, तो फिर आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं है। इंजीनियर्स का होता है कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करना एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। पर यहाँ पे क्योंकि आपके लिए जो है लेट से कंपनी कहती है कि भाई पैसों का इतना मसला कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन है कि डिजाइन रोबस्ट हो, तो आप अच्छी स्पेसिफिकेशंस का भी कोई ढूंढ सकते हैं। बेशक उसकी प्राइस रिलेटिवली एक्सपेंसिव है जरा, लेकिन आपको ये भी पता चले कि ये कैसे ढूंढते हैं। अच्छा, अब ये वो चीजें हैं जैसे कि यहाँ पे नहीं प्रीएम्बल में बताया कि आपको रेंज ऑफ रिसोर्सेज और ये सारा करना है, नॉलेज आपके प्रीवियस से ज्यादा जा रहा है और ये आपको खुद ही करना है, तो ये चीजें इसमें सीखने को मिल रही है। अच्छा, तो ये सारा हो गया। उसके बाद क्या है कि जी आरटीडीज जो आपको दिए ना, उसमें ये नहीं बताया कौन सा लगा हुआ है आरटीडी, पर ये आपको पता है कि जी आरटीडी जो है ना उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो आपको बताया गया है कि जी जिस रेंज के अंदर सहरा में जिस जगह पे लगा हुआ है ना, वहां पे इस आरटीडी की रेजिस्टेंस 950 ओम हो सकती है, 950.5, 951, 920, इस तरह करते करते जो है ना 1250 ओम तक जा सकता है। वो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टेम्परेचर एक खास रेंज में चेंज करेगा तो रेजिस्टेंस चेंज होती है, तो वो इस रेंज में चेंज कर सकती है। तो जिस टेम्परेचर रेंज में यूज करना है उसके कोरस्पॉन्डिंग ये रेजिस्टेंस की रेंज आ गई, तो यही आपको जो है उन्होंने प्रोवाइड कर दी। उन्होंने कहा आप टेम्परेचर से क्या कैलकुलेशंस करेंगे, उन्होंने कैलकुलेटेड वैल्यू दे दी आपको। ठीक है, समझ आई ये बात? यस सर। हाँ, थोड़ा सा जरा कर दिया करें ना, मुझे लगे कि मैं किसी क्लास से मुखातिब हूँ। अच्छा जी, अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि जितना ज्यादा करंट आप आरटीडी में से पास करवाते हैं, ठीक है, उतनी हाई प्रिसीजन आपके पास आ जाएगी। प्रिसीजन क्यों हाई आएगी? अब 950 ओम है, 950 ओम में से लेट से आप 1 एम्पेयर फ्लो कराते हैं, तो 950 वोल्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जब एक भी ओम का फर्क पड़ेगा तो 1 वोल्ट का आपके पास आउटपुट पे फर्क पड़ेगा। तो वो 1 वोल्ट का जो फर्क है ना, उसके अंदर जो आपके पास एडीसी और बाकी चीजें लगी है ना, तो वो बड़ी एक्यूरेटली उसको कर सकते हैं। अगर आप इधर से 1 माइक्रो एम्पेयर का करंट गुजारते हैं, तो 1 माइक्रो एम्पेयर पे ये आएगा जनाब 0.95 वोल्ट। 1 माइक्रो एम्पेयर अगर आई रेफरेंस की वैल्यू हो और मल्टीप्लाई करते हैं 0.95 के से, तो ये आ जाएगा 0.95 मिली वोल्ट। इस केस में क्या होगा कि ये आपके पास जो है ना 50 डिग्री तक का फर्क इसमें आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है इतना कम वेरिएशन आएगी वोल्टेज की कि आपके पास जो एडीसी लगाई है आगे की सर्किटरी है वो नहीं उसको डिटेक्ट कर सकेगी। तो मतलब जितनी, अब लेकिन है कि इसमें मिनिमम तो कोई रेंज है, पर मैक्सिमम करंट जो फ्लो कराना है उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, कंस्ट्रेंट्स, जो कि कंस्ट्रेंट्स आपको इसी सर्किट के अंदर से जो है वो निकालनी पड़ेंगी। वो यहाँ पे लिखी नहीं है कि क्या कंस्ट्रेंट है।
आपने जो सर्किट चूज किया उस सर्किट की भी कंस्ट्रेंट होगी, किस वोल्टेज रेंज में अप्लाई कर यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा ट्रिकी किस्म का है कि अब आपने उसमें करंट को मैक्सिमाइज करना है, पर प्रिसीजन बढ़ाने के लिए करंट मैक्सिमाइज करना है, लेकिन साथ में जो है आपने पावर का भी ख्याल रखना है। तो ये बीच में कहीं ना कहीं फिर जो है उसमें करना होगा। तो ये इस चीज को ज़हन में रखते हुए आपने चूज करना है कि जी रेफरेंस करंट कितना हो। आई रेफरेंस भी आपने चूज करके देना है उनको। ठीक है, और ये जब आप चूज कर लेंगे उसके बाद आपने डिटेल्ड थ्योरेटिकल एनालिसिस करना है अपने सर्किट का। पेपर पेज के ऊपर कर लें तो वो भी ठीक है, और रिपोर्ट में जो है वो पेजेस डाल दें। अगर अच्छे तरीके से स्कैन किए हुए हैं वो भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग करते हुए वो हो सकता है आमतौर पे ना वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप फार्मूले ढूंढते रहेंगे, पर प्रैक्टिस है तो आप वो टाइप भी कर सकते हैं उसको। तो आपने डिटेल्ड थ्योरेटिकल एनालिसिस करके आपने बताना है कि जी वाकई ही जो है ये आपका सर्किट काम करता रहेगा इस रेंज के अंदर, आई रेफरेंस की वैल्यू भी ठीक है, प्रिसीजन भी देखेंगे जी हमारे पास ठीक है, और जो है कंपोनेंट्स भी जो हैं वो सारे के सारे उस तरह से आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये जो कैलकुलेशंस करनी है ना, इसके लिए जो डिवाइस के पैरामीटर्स यूज करने हैं, जो इधर कंपोनेंट्स लगाए हैं, वो वही यूज करने हैं जो डाटा शीट्स में अवेलेबल है। ऐसे नहीं करना कि अपनी तरफ से जनाब ट्रांजिस्टर का बीटा इतना है अज्यूम करते हुए सॉल्व कर दिया। नहीं जी नहीं, आपके पास जब आपने एक कंपोनेंट उधर से चूज किए तो जो उसके अंदर पैरामीटर्स उसके हैं वही यूज करने हैं। प्रैक्टिकल काम है ना, आपने खरीद के चीज लगानी है। आप थ्योरेटिकल अपना बीटा डाली जाए तो बाद में जाके जब हार्डवेयर बना के देखें तो रिजल्ट ही कुछ और आ रहा हो। तो इसलिए आपने जो है ये इसको डाटा शीट को स्टडी करके उसमें से पैरामीटर्स निकालने हैं जो कि आपको सॉल्व करने के लिए चाहिए, थ्योरेटिकल एनालिसिस करना है, और आपने फाइंड आउट करना है कि जो ये रेफरेंस करंट है और जो ये इधर से करंट फ्लो कर रहा है उसके दरमियान में एरर कितना है। ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ये एरर बढ़ता जाएगा तो क्योंकि वो स्टेटिस्टिकल एरर है, इसमें भी कुछ और होगा, इसमें भी कुछ और होगा, तो आपके पास जो है आपको तो लेकिन नहीं पता होगा, आप आई रेफरेंस ही समझ के सॉल्व करते जा रहे हैं, तो वो आपके पास टेम्परेचर के अंदर एरर आता रहेगा। आप समझेंगे जी 25 डिग्री है, वो 26 या 27 डिग्री निकल आएगा टेम्परेचर। तो इसलिए ये आपको पहले जरा एक दफा पता हो कि भाई एरर कितना कहाँ है। ठीक है, वो आपने निकालना है। ऑफ कोर्स ये एरर भी जितना कम हो उतनी अच्छी बात है। ठीक है, अच्छे डिजाइन के लिए। ये सेकंड पार्ट क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, थर्ड पार्ट के अंदर है कि अब आपने सिमुलेशंस परफॉर्म करनी है किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर तो क्योंकि जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो कहते हैं भाई हमें रिजल्ट दो, हमें ये इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि आप किधर से क्या कर रहे हो, लेकिन है कि हमें थ्योरेटिकल जरा आप करके बता दो कि जी इतना होगा। और ये आपका बल्कि इंटरनल एक स्टेप होता है कि थ्योरेटिकली करेंगे और सिमुलेशन करेंगे, और फिर आप वेरीफाई करेंगे कि हाँ जी ये ऐसे ही काम कर रहा है, तो मेरी सिमुलेशन में कोई मसला नहीं है। ठीक है, ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू सिमुलेशन में मिलेगी। सिमुलेशन में जो पैरामीटर यूज कर रहे हैं उधर भी आपने वही प्रॉपर्टीज यूज करनी है जो कि डाटा शीट में से अवेलेबल थी, वो यूज करनी है, और फिर आपने वेरीफाई करना है कि जो सिमुलेटेड रिजल्ट है और जो थ्योरेटिकल रिजल्ट है इसमें कोई फर्क है। मतलब कि आई रेफरेंस जो आपने सोचा था जो इधर से आ रहा है वो बराबर है, जो आउटपुट जो एरर है जो इधर से आ रहा था और जो एरर इधर से आ रहा है क्या वो बराबर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने वेरीफाई करनी है। 950 ओम पे आप चेक कर लें कि भाई आपका सारा सर्किट काम कर रहा है कि नहीं, 1250 पे चेक कर लें काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी बड़ी चीजें आपको ऐसी ऐसी पता चलेंगी जो आपके जो कि मैंने बताई हुई हैं थ्योरी के अंदर, लेकिन आप हो सकता है कि इन स्टेप्स में भूल के सारा कहेंगे जी ठीक काम करेगा, फिर इधर आके आपको पता लगेगा कि जी ये तो काम ही कुछ नहीं कर रहा। तो ये ऐसे नहीं है कि आप आखिरी दिन बैठ के कहेंगे कि हो गया, तो ये अभी से काम शुरू करना है आपको। ठीक है
तो ये क्योंकि इस लेवल में कॉम्प्लेक्सिटी काफी थी इसलिए मैंने हार्डवेयर डायरेक्ट डाला नहीं है, पर अगर आपने ये सारा सही तरह किया, डेटा शीट्स का किया हुआ, हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी वाकई होती है। कोई स्टूडेंट अगर जो है हार्डवेयर भी इसका बना लेता है तो क्या ही बात है, पर वो भी उसको बनाने के लिए फिर है कि जरा और लेवल पे जाना होगा। ये भी बनाने के लिए रजिस्टर इधर लगा के और बड़ा थोड़ा सा ना और उसको काम करने पड़ेंगे। अच्छा, डिलीवरेबल जमा क्या कराना है? जमा आपने कराना है रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट के अंदर क्या है कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं ना, इन सारों को साबित करना है कि जी ये ठीक है, ये हो गए हैं। इनके फिगर्स के साथ आपने चूज करना है कौन सी फिगर्स चाहिए, कौन सा जो है टेक्स्ट लिखना है, किस हिसाब से करना है। पर ये आपने जो है ना उसको साबित करना है कि जी ये सारा अचीव कर लिया आपने, रिजल्ट्स इस तरह से आए हैं, सिमुलेशन के हैं या थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं तो वो पेजेस या कोई डाल के कि जी ये देखे मैंने ऐसे करके किया, ये रिजल्ट आ जाता है। सिमुलेशन के रिजल्ट्स हैं तो उनके लिए आपने स्क्रीनशॉट्स डालने के, ये मैंने ऐसे करके देखा, ये इस केस में इतने वोल्ट आ रहा है, इस केस में इतने वोल्ट आ रहा है, ये चीज काम करेगी। उसके बाद क्या करना है, एक जिप फॉर्मेट के अंदर ना कंप्रेस करके जितनी भी सिमुलेशंस की फाइल हैं थर्ड पार्ट की, वो भी साथ जमा करानी है। ये सारी फाइलें आपने जो है गूगल क्लासरूम के अंदर ना सीईए के लिए आपका वो बना देंगे हसान साहब, तो उसके जवाब में वहां पे अपलोड करनी है। क्लियर? तो ये मार्किंग सर आप करेंगे वैल्यू या हसन साहब करेंगे? इसकी वैल्यूएशन वो कुछ करेंगे, कुछ मैं बीच में उनको साथ करूंगा। ये क्योंकि लैब की होती है, लैब के जो आपके जो है 6 नंबर जो है फाइनल जो है ना लैब के एग्जाम के जो 6 नंबर हैं वो नंबर इससे लगेंगे। वो आगे नंबरों पे मैं इधर आ जाता हूँ। तो जो CLO 5 और 6 है ना वो इसमें इंक्लूडेड है। ये जो सारा डाटा डाल के आपने रिपोर्ट बनाएंगे ना, जिसका मकसद है कि इफेक्टिवली आपने जो एक्टिविटीज की है ना उनको डॉक्यूमेंट करें। इसके 4 नंबर हैं। ये नंबर मैं थोड़ा आगे बताया तो रूब्रिक्स के अंदर ना ये 4 में से एवेल्युएट ये होगा, 4 में से ये एवेल्युएट होगा। ये आपके पास होगा कि जी जो सिमुलेशन की फाइल्स हैं या उससे रिलेटेड जो पोर्शन है वो सही डिजाइन का बना है कि नहीं बना, वो उसको थोड़ा देखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि जो रिजल्ट आपने जो है बना के दिए हैं सारे रिपोर्ट के अंदर, वो अच्छे तरीके से और कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि नहीं। आपने कोई पार्ट स्किप किया है, कोई हिस्सा नहीं बताया, कोई सही तरीके से नहीं बताया, ब्लर्ड इमेजेस डाल दिए, तो वो यहाँ पे नंबर कट ही जाएंगे। क्राइटेरिया क्या है रिपोर्ट के लिए? अगर आपने जो है अनएबल टू इफेक्टिवली डॉक्यूमेंट कम्युनिकेट परफॉर्म्ड एक्टिविटीज, गाइडेंस मैंने आपको भी प्रोवाइड कर दी है सारी, ठीक है। उसके बावजूद नहीं आप कर सकते तो 4 में से 1 नंबर होगा। अगर स्टूडेंट इज एबल टू पार्शियली डॉक्यूमेंट कम्युनिकेट परफॉर्म्ड एक्टिविटीज विद गाइडेंस, गाइड आपको किया तो परफॉर्म्ड एक्टिविटीज आपने जो है वो ये गाइडेंस ये वाली नहीं, इसके बाद ना एक सेकेंडरी के एक और लेवल पे दोबारा आपको अगर पूछना पड़ता है तो, लेकिन है कि सही तरह नहीं कर सके तो इधर आ गया। आप अच्छे तरीके से कर सके हैं और गाइडेंस वगैरह थोड़ी हेल्प आपको लेनी पड़ी टीचर्स वगैरह से तो तीसरे पे हैं। और अगर आप जो है ये सारा कर लेते हैं और दोबारा टीचर से कुछ नहीं आपको पूछना पड़ता, ठीक है। आपने नेट से आपके जो है स्किल्स और ये आपस में कम्युनिकेशन स्किल्स वो इतने हैं, आप ये पूरा कर लेते हैं तो ये आप इसके ऊपर आ गए। और जो डिजाइन इटसेल्फ है वो किस तरह का है, वो अच्छा है नहीं है, इसी तरीके से ये उसके ऊपर नंबर है। सही तरीके से वो स्पेसिफिकेशंस को मीट करता है कि नहीं करता है। जो कंपोनेंट्स हैं, the student is able to fully design systems, components and or processes to meet specification, वो आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते तो वो इधर से देखना है। ये जो लास्ट वाला हिस्सा है इधर ना आपने अपना रोल नंबर लिख देना है हर स्टूडेंट ने, फाइल जो है अलहदा जमा करानी है। तो रूब्रिक्स एंड 4 में से नंबर इधर लगेंगे, लेकिन जो कोर्स आउटलाइन है कोर्स आउटलाइन के अंदर जो है ना आपके पास इधर होंगे ये 4 में से 4 ही रहेंगे,
जो नीचे वाले हैं ना, ये आपके 2 में से इसको स्केल कर देंगे। 4 में से 4 आए हैं तो 2 में से 2 नंबर जो हैं वो आपके लैब के उसमें लग जाएंगे। इसकी वेटेज कम है, वो इसलिए कम है क्योंकि डिजाइन इधर भी चेक हो रहा है इधर भी हो रहा है, तो इसलिए ज्यादा नहीं उसके ऊपर किया। ठीक है, जी सर ठीक। कोई क्वेश्चन? ये चीज आपने पढ़ ली है? सर इसको अगर आप अलाउ करें ग्रुप वाइज कर लें, क्योंकि आजकल जरा बहुत ज्यादा काम मिल रहा है, इस वजह से भी टाइम बहुत थोड़ा है। नहीं, और ग्रुप वाइज के अंदर हर एक स्टूडेंट नहीं करता, ये हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। ग्रुप वाइज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी नहीं करते होते, तो ये तो ग्रुप वाइज तो हमारे इधर तो ये बाकी जगहों पे पॉलिसीज ठीक है। लैब के टास्क भी करने हैं तो वो भी ग्रुप वाइज ना हो, वो मैंने बड़ी मुश्किल से ग्रुप वाइज वो करवाए हैं यहाँ पे अब, लेकिन इस चीज में ग्रुप वाइज नहीं होना। ओके सर। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना इतने वो ट्रांजिस्टर्स की डेटा शीट्स और वो सारा भी डिफरेंट किस्म के मतलब मिल जाते होते हैं। तो ये आपने जो है जो भी कमर्शियली अवेलेबल कंपोनेंट्स हैं उनके साथ करके तो ये आपने सारा बना लेना है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि ना जरा आपको पता चले कि जी प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं। ऐसे ना हो कि, क्योंकि क्या होता है 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ ली लेकिन ये नहीं पता होता कि जी वहां पे जाके किस तरह का काम होगा, उधर जाके फिर आपको इंटर्नशिप्स और उसमें सीखते हैं लेकिन वो जीरो से सीखना पड़ता है। तो सीईए और सीईपी का मतलब ये है, मकसद ये है इसका कि बजाय इसके कि जी आप बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड जो है इंडस्ट्री में इंटर हो जाके या अपनी कोई कंपनी बनानी हो तो उसमें, तो उसकी बजाय आपको थोड़ा पता हो कि भाई कैसे चीजें देखनी होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स लेने हो तो कहाँ से मिलने हैं, किस तरीके से मिलने हैं, कॉस्ट को कैसे देखना है, कॉस्ट के बदले जितना मुझे फायदा हो रहा है वो ठीक है नहीं है। मैंने ये इसको अगर पॉइंट्स आपने कहीं रखनी है, जैसे बायसिंग करनी है, अगर मैं बायसिंग इधर करूं या उस वैल्यू के ऊपर करूं, ठीक है, मेरा मकसद क्या है मैं फिर उस हिसाब से चूज करूं। तो थ्योरेटिकल आपको पूरे कोर्स में बताया जा रहा है कि जी बायसिंग के लिए ये वाला पॉइंट अच्छा है, ऐसे हो तो ये कर दें, ऐसे हो तो ये कर दें, पर अब आपने ये खुद से करना है। ठीक है, जी सर ठीक है। हाँ। तो सर ये हार्डवेयर में भी हमें खुद ही डिजाइन करके देना पड़ता है? हार्डवेयर में हो गया ना, ये जब बना लिया आपने तो डिजाइंड ही है, जब सिमुलेट कर लिया वही कंपोनेंट हार्डवेयर में लग जाने हैं। हार्डवेयर में ये है कि सर आप काफी क्या ज्यादा कर फर्क सकते आ हैं। जाता है। हाँ आता है, ये भी सही बात है, लेकिन है कि चलें आपको सर थ्योरेटिकल बेस पे तो पता चलने हार्डवेयर में करना होगा ना, तो आपने जितना आई रेफरेंस चूज किया ना एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा बस। वो होगा कि करंट सोर्स की बजाय ना ये आई रेफरेंस, ये भी आपको कोर्स में पढ़ाया है कैसे आपने एक रजिस्टर इधर लगा सकते हैं। तो वो आई रेफरेंस लगाने के लिए इधर रजिस्टर भी जो है ना वो आप लगा देंगे कि जी इस रजिस्टर की वजह से ये आगे सारा चलेगा। ठीक है, आपने चूज किया जनाब 1 माइक्रो सर एम्पेयर होगा, इसमें तो आपको पता है इधर क्या वोल्टेज है, इधर जो सर्किट चूज करेंगे उसके हिसाब से क्या वोल्टेज है, तो उन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये करंट आपके पास रजिस्टर आ जाएगा। अच्छा फिर क्या होगा, आपको वो एग्जैक्ट रजिस्टर मिलेगा नहीं, आपके पास वैल्यू आई है जनाब 301.2 ओहम का चाहिए, पर आप जब फिर इधर देखते हैं नेट पे फिर आप सर्च करते हैं तो कमर्शियल रजिस्टर्स, तो स्टैंडर्ड जो रजिस्टर्स हैं वो उस वैल्यू के होते ही नहीं है। स्टैंडर्ड रजिस्टर यहाँ तो 100 का मिलता है, 110 का मिलता है, 120 है, 30 है, 50 है, 60 है, 80 है, 100। आप अगर कहीं 170 का चाहिए 170 का मिलना ही नहीं सर वेरिएबल रजिस्टर नहीं यूज हो सकते? ना। वेरिएबल आपने यूज किया ना तो आपका डिजाइन गया, खराब हो गया। वजह वो वजह कैसे? ये कि वेरिएबल में हल्का सा उसकी नॉब को वो किसी का हाथ लग गया, आपका सारा सेट पॉइंट। आप जब कमर्शियली बना के चीज किसी को दे रहे हैं ना, लोग अक्सर यूज कर भी लेते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, वो मल्टी टर्न रजिस्टर यूज करते हैं और उसके ऊपर ना एल्फी वगैरह डाल देते हैं।
तभी एक दफा डिजाइन का सर पूरा यही हो मैं जाए। कहने लगा। नहीं, लेकिन आपके पास इतना प्रिसाइज मेजरमेंट का इक्विपमेंट नहीं है कि आप उसको चेक कर सकें कि वाकई इतनी रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आप ये 180 ओम का भी लेते हैं तो वो 5% टॉलरेंस है। वो 180 का लेंगे, अंदर से वैल्यू निकलेगी 5% क्या है 180 का, 180 बाय 9, तो वो 180 का लेते हैं। वैल्यू उसकी किधर गया, वैल्यू उसकी निकलेगी 171 से लेके 189 के बीच में होगी कोई। ठीक है, तो जब वो आप लगाएंगे तो फिर जो करंट उसके अंदर आएगा, उस करंट को मेजर करके फिर आप कहेंगे कि नहीं जी, मैंने ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस की थी लेकिन प्रैक्टिकली ये रेजिस्टर मिला है, तो उस प्रैक्टिकली जो रेजिस्टर मुझे मिला है उसके हिसाब से मैं सारा ये चेंज कर रहा हूँ। पर फिर आपके पास है कि अब वो टॉलरेंस की वजह से ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये सर्किट काम ना करे। जो भी नई वैल्यू आएगी, आपने आइडियली निकाला था कि जी इतनी पावर कंजम्पशन के लिए मैक्सिमम प्रोसीजन, फिर जो प्रैक्टिकल वैल्यू है उस पर प्रिसीजन को थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन सर्किट ऑपरेशनल रहना चाहिए। ऐसे ना हो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी कम कि ये करंट इतना बड़ा, ये सैचुरेशन में सारा या कट ऑफ के अंदर चला गया कुछ, या सैचुरेशन में चला गया और सर्किट नहीं काम किया। ठीक है, तो मेन इसमें जो बात आपको बताने वाली है ना इस पूरे के अंदर, वो ये है कि सिंपलेस्ट पॉसिबल भी जो आपके पास सर्किट या चीजें होती हैं ना, जब डिजाइन लेवल के ऊपर और आपको एक खास कंस्ट्रेंट में करना हो ना, तो ऐसे ऐसे उसके एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं जो कि आप आमतौर पे जो है वो जो प्रॉब्लम आती है पेपर के अंदर या असाइनमेंट में, आप ऐसे सॉल्व करके दे देते होते हैं। पर जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से करना हो ना, उसमें एक एक चीज देखनी पड़ती है कि भाई यहाँ पे जो वोल्टेज है ये स्टेबल है कि नहीं है, अगर ये वोल्टेज ऐसे हो जाए क्या हो जाएगा, वैसे हो जाए क्या हो जाएगा। पर वो आगे वाले कुछ कोर्सेज के अंदर ना वो वाली चीजें भी आएंगी। तो अभी मैंने वो सारा कुछ साइड पे रख के सिर्फ आपको जो है ना इस सर्किट के डिजाइन का कहा हुआ है। प्रैक्टिकली करना है तो ये भी आपको शायद डालना पड़ेगा उसमें। और आरटीडी जो यूज करना है ना, उसकी जगह आप जो अगर डेमो टाइप, उसकी जगह आप आरटीडी पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती रहेगी, तो वो अब आपने एक्चुअली अगर वो 35 डिग्री के ऊपर उसकी वैल्यू कोई आनी है, अब आप कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करके वहां तक लेके आएंगे। प्रैक्टिकली तो आ जाएगा, लेकिन टेस्टिंग के दौरान हार्डवेयर बना के कैसे वेरीफाई करेंगे। तो उसकी जगह आप इधर एक पोटेंशियोमीटर लगा देंगे और उसकी पहले रेजिस्टेंस को जो है ना किस रेंज में रखना था, लेट से 950 पे चेक करना है ना, तो उसकी रेजिस्टेंस 950 ओम करके आप देख लेंगे रिजल्ट क्या आता है। फिर 1000 ओम पे चेक करना है ना, तो उसकी रेजिस्टेंस 1000 ओम पे रख के आप चेक कर लेंगे कि क्या थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली मैच करते हैं कि नहीं करते। अब क्या इसमें किया जा सकता है, ये प्रैक्टिकली इतने ये इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं और लेकिन मुश्किल भी होती हैं। 3 घंटे कुछ भी नहीं है, वो 6-6 घंटे बंदा लगा रहता है कि ये हो क्या रहा है, पर आहिस्ता 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 टीचर से पूछे वो समझ आ जाती होती है। सर बाज़ औक़ात पूरा सर्किट डिजाइन करने के बाद नहीं पता चल रहा होता कि क्या हो रहा है। हाँ, ऐसे भी है। मैंने 2 साल पहले एक कराई थी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब। तो उसके अंदर क्या था कि ट्रेनर अभी नहीं आए थे, तो वीकेंड के ऊपर मैं पूरा वो डिजाइन करता था कि एक्सपेरिमेंट का, वो भी थायरिस्टर्स के साथ था। आप आगे पढ़ेंगे तो डिवाइस भी हो रही होती है, वो मार्केट से इधर लेके थायरिस्टर, तो वो इस तरह करके एक होती है डिवाइस। ठीक है, और उनके लिए जो है ट्रिगरिंग सर्किट जो है वो खुद ही डिजाइन करके फिर इधर लैब में वो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, साथ साथ वो ट्रिगरिंग सर्किट की डीबगिंग जो है वो भी हो रही है, साथ स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, पर वो भी सीख रहे हैं इसी तरह कि जी ये मसला आ जाए तो ऐसे करना होता है, फलाना मसला आ जाए तो ऐसे करना है। थ्योरेटिकली तो लगता है कि कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकली जो है वो मुश्किल से 2-4 स्टूडेंट कर पाते हैं, 2-4 ग्रुप। तो खैर ये आपके पास मतलब कि इसमें है कि प्रैक्टिकली भी आप चेक कर सकते हैं कि ये चीज बन सकती है कि नहीं। वो बना के देखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके आगे वाली चीजें भी जोड़ने लग जाएं। सेंसर भी एक पकड़ लें, ये मेरे ख्याल में PT1000 के साथ ही बात की गई है इसकी। PT1000 बेटर सेंसर डाटा शीट।
डाउनलोड नहीं करनी। ये भी PDF। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर कुछ चीजें नेट से मिलती भी नहीं है सर आसानी से। तो जो नेट से मिलती हैं उन्हीं को यूज करना है। ओके सर। सर नहीं, कुछ ठीक चीजें है ना, मिलती नहीं है, बंदा ढूंढता रहता है तो कोई और चीज यूज कर काफी ले। देर तक। जी ओके मैं सर। कितनी देर लगाई है, मैंने ये ढूंढ के इधर किए हुए हैं। अब इधर मैंने इसका ये वाला चार्ट आ गया। ये है चार्ट ओहम्स के अंदर, ठीक है। और ये बता रहा है, मैं देखना चाह रहा हूँ 950 ओहम तक ये पहुंचता भी है कि नहीं। ये क्या लिखा हुआ है? ये है PT100 का शायद। और नहीं, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इन्होंने करके दिया हुआ है। RO100 के ऊपर है 0 डिग्री पे 100। ये PT100 आ गया। नहीं, लिखा 1000 है। अच्छा, इसको 10 से मल्टीप्लाई मेरे ख्याल में इनको होगा कि सिंपली इसको जो है ना 10 से मल्टीप्लाई कर दें, PT1000 है। तो ये है RT टेम्परेचर डिपेंडेंसी पॉलिनोमियल, इसके हिसाब से है। आज 0 की जगह 1000 डाल देंगे तो उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो 1000 अगर है 950, नहीं चार्ट कोई प्रॉपर मिल जाए तो वो बेहतर है। डेटा शीट एंड एप्लीकेशन नोट्स। ये क्या आ गया? अच्छा, ये तो कुछ डिजिटल है जिसमें सारा ये खुद ही किया होता है उन्होंने। टेम्परेचर के साथ ना, ये और चीज है, डिजिटल सारा इसका गिवन है। रुकें, इसको सर्च करना है। PT1000 टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस। ये चार्ट है इसका, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1000 है, 950 आता है इसके ऊपर तकरीबन जो है -12 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। -12 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या -13 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो रेजिस्टेंस आपको मिलेगी 950 ओहम। और दूसरी वैल्यू क्या थी? 1250। 1250 आपके पास तकरीबन आता है 65 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो जो आपने जिस रेंज के लिए आप अपना सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं ना, जो सेंसर है वो सेंसर की जहां पे प्लेस्ड है ना, उधर टेम्परेचर -13 डिग्री सेल्सियस से लेके 65 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगर उससे बाहर जाएगा ना, तो आपने जो डिजाइन किया है वो डिजाइन के हिसाब से पॉसिबल है कि ये सैचुरेशन या कट ऑफ में चला जाए। सैचुरेशन या कट ऑफ में चला जाए तो ये सर्किट एप्लीकेबल नहीं है। तो अब बजाय इसके कि मैं आपको टेम्परेचर रेंज देता और मैं कहता बाकी खुद ही निकालो, वो भी एक हो सकता था। मैंने आपका काम आसान कर दिया जब मैंने आपको यही बता दी डायरेक्ट, ताकि पिछली कैलकुलेशंस में ना खपना पड़े। ठीक है जी। अच्छा चलें, ठीक है। फिर आप लोग जो है कोई क्वेश्चन अगर है इससे रिलेटेड तो पूछ लें, वरना अब आपको ना ये फुल एक तो डिटेल में फायदा हो गया एक्स्ट्रा लेक्चर्स करने का, कि आपको पूरी डिटेल में मैंने ये समझा दिया कि क्या करना है, किस किस तरीके से करना है। तो ये इंटरेस्टिंग किस्म की ना एक एक्सरसाइज है, इसको कोशिश करें खुद ही करें। कहीं मसला आ जाता है तो वो आप
पहली प्रायोरिटी पे कोशिश करें, इधर उधर दूसरे स्टूडेंट से पूछ लें, लेकिन अगर डिवाइसेस सारी अपनी यूज करें, सिमुलेशन सारी अब आपकी अपनी फाइल्स हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी बेशक डिफरेंट डिफरेंट यूज करें जो जिस पे कंफर्टेबल है। सर आप किस पे प्रेफर करेंगे? मैं प्रिफर किसके ऊपर करूंगा, मेरे पास तो एक पड़ा होता है मल्टी सिम का ना, फ्री ऑनलाइन है, ये पता है आपको इसका? जी सर, इसी पे लैब कर रहे हैं सर। अच्छा, इसी पे कर रहे हैं। हम ऑनलाइन वाले पे नहीं थे करते, ऑनलाइन वाले के ऊपर नहीं करते हम, ये ऑनलाइन वाला है। सर हम दूसरे पे करते थे और डाउनलोड किया हुआ है जो। हाँ, तो ये मैं ऑनलाइन वाला यूज कर लेता हूँ ताकि जो है वो फ्री के अंदर है, ये उठाएं, इसके अंदर से जो उठा के डालना है वो डाली जाए। ये बीजेटीज पड़े हैं ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे आपको, अच्छा हाँ, आपको सिमुलेशन के लिए लाजमी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट उसी मॉडल का मिले। अब यहाँ पे 2 and 4 ये है, ये बल्कि है भी दूसरी डिवाइस, ये एनपीएन, ये एक है, ये MJ15024G वाला है, ठीक है। अब लाजमी नहीं है आपको ये वाला मिले, आपको अगर ये वाला नहीं मिलता या कोई और मसला होता है, आपने क्या करना है, आपने जेनेरिक वाला पकड़ना है, बिल्ट इन हर एक के अंदर होता है, ये जिस भी सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, तमाम सॉफ्टवेयर में ऐसे ही है। तो इस पे डबल क्लिक किया है, प्रॉपर्टीज की आगे, वो कह रहा है कि हाँ जी बताएं इसका सैचुरेशन करंट कितना है, ये कहाँ से मिलेगा, डाटा शीट, इसका बीटा कितना है, 565 है, डाटा शीट से मिल गया। इसका जो है फॉरवर्ड करंट एमिशन, कुछ इसमें से काम के हैं, कुछ इसमें से काम के नहीं है, ठीक है। जो जो उधर से मिले हैं वो सारे पैरामीटर डाले जाए। तो ये इसने तो और भी बड़ा कुछ, BR कितना है इसका, आइडियल मैक्सिमम रिवर्स बीटा कितना है, ठीक है, कॉर्नर जो है करंट कितना है, शॉर्ट सर्किट लीकेज नहीं, सैचुरेशन करंट कितना है, लीकेज करंट, ये इतने सारे पैरामीटर हैं जो डाटा शीट से आ सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सारे आपको नहीं चाहिए, आपने क्या करना है, ये बेसिक्स कुछ पैरामीटर्स के इधर से डाले जो डाटा शीट से थे और इसको इस्तेमाल कर लिया। ओपैम्प यूज करना है मैंने, ठीक है, तो ये इसके यहाँ से जो है ये सारे के सारे पैरामीटर्स इधर डाल दिए। और लेकिन अगर आप इसकी बजाय दूसरे किसी सॉफ्टवेयर पे करेंगे तो आपके पास जो है वो एग्जैक्ट मॉडल भी हो सकता है मिल जाए जो नेट से आपने यूज कर रहे हैं, उस केस में आपको फिर और ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एक बना बनाया कोई इसमें 3 to 4 ANG पड़ा हुआ है, इसके ये प्रॉपर्टीज एडिट नहीं करने देता, जो जेनेरिक है उसकी प्रॉपर्टीज एडिट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मतलब अब काफ़ी सारे सोल्यूशन अवेलेबल हैं, कुछ होते हैं, कुछ जो कंपनीज हैं उनके अपने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी यूज हो जाते होते हैं। चलें ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे हम ना फिनिश करते हैं। सर मेन फोकस ठीक है सिमुलेशन सर। पर होना चाहिए। नहीं, सारा कुछ है, हर चीज के नंबर हैं, आपको बताया अभी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो आपने ऑनलाइन यूज किया है जी, सर, वो कैसे निकालने? मल्टी सिम लाइव लिख के सर्च कर लें, उधर फ्री अकाउंट बना दे। सर वो एलियास के जगह क्या लिखना है जहाँ इसकी पे जगह क्रिएट अकाउंट करते हैं? वो अपना अकाउंट बना लें। ओके सर। एलियस है कि वो नाम कौन सा, आपने किस नाम से वो आपको पुकार, इन्होंने नए के लिए मेरा कुछ कर, वहाँ पे अपना फिल कर लें, फॉर्म्स वगैरह तो फिल करते रहते हैं ना आप लोग, उसमें वो जी कुछ सर। भी लिख दें अपने नाम का होगा, ईमेल एड्रेस के साथ बना लें। तो वो होता है कि आप अगर किसी और जगह से भी ऑनलाइन हुए हैं ना तो वो डाटा उधर ही सेव चलने पड़ा रहता है। अब ओके सर। मैंने फॉर एग्जांपल
आप लोगों को दिखा दूं मैं सिम लाइव। ये जो सर्किट्स है ना, ये लीनियर सर्किट एनालिसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो थे, असाइनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, जो ये एक्सपेरिमेंट्स मैं करवाता रहा हुआ हूँ। ये किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट था? 2019 की स्प्रिंग के अंदर ये लैब का एक एक्सपेरिमेंट है, 2 साल पहले का। ठीक है, तो वो सारा का सारा इसमें सिमुलेटेड पड़ा हुआ है। इसके अंदर मैंने रिजल्ट्स इसके देखने हो तो वो रिजल्ट्स इधर आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने देखना हो कि जी मैंने इसकी जो वोल्टेज है उसको मैं कम करता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा। ये अजीब सी वेवफॉर्म आ रही है, इसकी बायसिंग ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ और मतलब के इस तरह के इश्यूज इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये वो सारा कुछ जो है इस तरीके से मतलब कि ये बना हुआ पड़ा है। इसको इसमें स्ट्रीम भी कर सकते हैं, लाइव बना के बाकी लोगों को भी भेज सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो 13th एक्सपेरिमेंट, 9th एक्सपेरिमेंट, 8th एक्सपेरिमेंट, 6th वगैरह, और इस तरह करके मल्टीपल जो हैं वो पड़े हुए हैं, जो कि जब एक्सपेरिमेंट्स बनाए थे तो वो बनाने से पहले खुद भी वेरिफिकेशन करनी होती है कि हो जाएंगे कि नहीं, तो इसलिए ये है। सर्किट नो लॉन्गर अवेलेबल, कंपोनेंट इन्होंने उठा दिया शायद। ठीक है, तो ये इसका एक तरह से फायदा हो जाता है, बाकी इतना कोई नहीं। ये अच्छा भी है। नहीं, इसमें इतने ऑप्शंस नहीं है। अब माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करनी हो आपने, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ माइक्रो कंट्रोलर तो पढ़ लिया आपने, उसमें तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी वाला शायद किया भी नहीं है आपने कोई, तो वो जब करना हो तो उसके लिए चाहिए होता है। दूसरे प्रोटीएस चाहिए, दूसरी चीजें चाहिए, तो ये सादा सादा चीजें इसमें हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं होती। ठीक है, चलें, सही है, टाइम भी तकरीबन हो गया है। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं अपलोड कर दूंगा, तो ये आप लोग जो है बाद में भी मतलब कि देख सकेंगे कि मैंने किस चीज़ को क्या एक्सप्लेन किया था, बजाय इसके कि आपस में बहस हो रही हो, नहीं सर ने ये कहा था, नहीं सर ने ये कहा था। वीडियो खोल के सीधा देख लें, बहस खत्म। चलें, ठीक है फिर, ओके सर, ठीक ओके, अल्लाह हाफिज़। है। ओके सर।